आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम पे चाहे यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी देख के आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम जितना इसमें पॉइंट है उस पॉइंट को एक एक बार समझाने का कोशिश करेंगे। बस मेरा काम यही है कि इस जितने भी इसमें चैप्टर हैं, टोटल 13 चैप्टर है एनसीईआरटी में जो क्लास 8 का है। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से तरीके से देख लीजिए और इसी से टोटल पॉइंट जो है इसी से आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो आपका है कि सजीव, ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो भी सजीव है, ठीक है, जो सजीव हैं वो भोजन से क्या प्राप्त करते हैं? तो भोजन से प्राप्त करते हैं ऊर्जा, और उस ऊर्जा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो विभिन्न जैविक प्रक्रमों, मतलब अलग अलग जैविक प्रक्रमों में करते हैं, जैसे पाचन में, श्वसन में एवं उत्सर्जन के संपादन में। ठीक है, अब पाचन में क्या है? तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, उस भोजन का पाचन करने में ऊर्जा का उपयोग होता है। फिर जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसमें भी ऊर्जा का यूज होता है। फिर उत्सर्जन, उत्सर्जन में जो आपका किडनी वगैरह ये आता है, ठीक है, उसमें भी आपका ऊर्जा का यूज होता है। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। जो भी सजीव होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी जंतु हैं, ठीक है, जो मनुष्य है, मनुष्य जो है अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? पौधों तथा जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करता है। एक विशाल जनसंख्या एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं उचित प्रबंधन एवं वेट कीजिएगा। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। मान लीजिए कि हम लोग का जैसे भारत का जो जनसंख्या है इतना ज़्यादा है, जो अब चाइना से भी पार हो गया है। तो आप सोचिए कि एक इतना सारा विशाल जनसंख्या है, और जो भूमि हम लोग ऑलरेडी, भूमि जो है अब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? भूमि पे क्या हो रहा है भाई? घर बनाते जा रहे हैं, ठीक है, और खेती करना कोई चाहता नहीं है। तो इतना भोजन प्रदान करने के लिए, सभी लोग को भोजन प्रदान करने के लिए सिंपल है कि इसका नियमित उत्पादन करना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर तरीका से मतलब लगातार इसका उत्पादन करना पड़ेगा। ठीक है, उचित प्रबंधन भी करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इस बार बहुत ज़्यादा हुआ, अगला बार नहीं हुआ, तो वो कहाँ से फिर यूज होगा? उसके लिए उचित उसका प्रबंधन करना पड़ेगा, कहीं रख रखाव के लिए प्रबंधन करना पड़ेगा, जो सरकार करती है। और इसका वितरण भी आवश्यक है सभी जगह पे, मतलब जहाँ जिसको जितना ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे उसको वितरण करना भी आवश्यक है। ठीक है, अब हम आते हैं कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, मेन हमारा पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है, कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य जो थे वो कैसे थे? घुमंतु थे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक जो मनुष्य थे वो घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। मतलब इधर उधर घूमते रहते थे भोजन के लिए, कहीं रहने के लिए। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया भाई? तो भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। काल अंतर में खेती कर, मतलब फिर धीरे धीरे आगे उन्होंने खेती कर चावल उपजाया, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, और इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जंतुओं का शिकार किया। जंतुओं का शिकार करने के बाद खेती करना स्टार्ट किया, जिसमें चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करने लगे, और इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं फसल। ये पॉइंट आपका फसल पे हम आते हैं। ठीक है, फसल पे आते हैं। जब एक
जब एक ही किस्म के, ध्यान रखिएगा, जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर, जब एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। कहने का मतलब एक ही किस्म का पौधा हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, जैसे धान हो, गेहूं हो, अलग अलग नहीं करना है। अगर धान है तो पूरा का पूरा धान ही हो, ठीक है। तो एक ही किस्म के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाए तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी फसल क्या हैं? गेहूं है, ठीक है। अब इसके अगला पॉइंट जो है हम लोग उसमें आते हैं। अगला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इससे ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि फसल दो प्रकार के होते हैं, एक है खरीफ फसल और दूसरा क्या है? रबी फसल। एक है खरीफ फसल और दूसरा है रबी फसल, ठीक है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। खरीफ फसल में अगर हम जान लें कि खरीफ फसल में क्या क्या आता है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में कब रोपा जाता है भाई? ध्यान रखिएगा, जिन्हें कब रोपा जाता है? वर्षा ऋतु में। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो सामान्यतः वर्षा ऋतु होती है कब से कब होती है? जून से सितंबर। तो हम बोल सकते हैं खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून में बोया जाता है और सितंबर में उसका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर पूछे कि खरीफ फसल जो है वो जून में बोया जाता है और सितंबर में काट लिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है जो आपकी किताब में दिया हुआ है? तो आपकी किताब में है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। फिर से मैं बोल रहा हूँ, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब क्या है? खरीफ फसलें हैं, ठीक है। अब आगे वाला जो पॉइंट है मेरा क्या है भाई? रबी फसल। क्या है? रबी फसल। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक, मतलब अक्टूबर में आपको ये बोया जाता है रबी फसल और मार्च में उसको काट लिया जाता है। तो इसे क्वेश्चन बनता है कि इसी में से किसी का दे देगा। जैसे रबी फसल में आपको क्या है? गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, ठीक है। अब इसी में से कोई एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि बताइए गेहूं जो है कब बोई जाती है, चाहे रबी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है, इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? तो गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है तथा अलसी, ये पांचों जो है रबी फसल है। कृषि पद्धति शुरू से अंत तक अब स्टेप वाइज हम थोड़ा जानेंगे। तो ये तो हमारा फसल था दो प्रकार के, खड़ी फसल, रबी फसल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानेंगे कृषि पद्धतियाँ, ठीक है। कृषि पद्धति क्या है, मतलब कृषि पद्धति स्टेप वाइज क्या है, मतलब हम कोई भी कृषि करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखिए कृषि पद्धति में सबसे पहले हम करते हैं मिट्टी तैयार। क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करना। फिर दूसरा हम क्या करते हैं भाई? बुआई करना। दूसरा क्या करते हैं? बुआई करना। तीसरा मेरा क्या है भाई? तो तीसरा जो है मेरा वो है खाद एवं उर्वरक देना। चौथा क्या है? सिंचाई करना, मतलब पानी देना। उसके बाद अब पानी देंगे तो सिंपल एक खरपतवार होगा तो खरपतवार से सुरक्षा करेंगे। खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें कीटनाशक हम लोग डालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? जो भी जिस चीज़ का भी हम बुआई किए उसका हम क्या करते हैं? कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद सिंपल है कि बहुत सारा होगा तो उसको हम क्या, भंडारण भी चाहिए, रखने के लिए कोई जगह होना चाहिए, तो फिर हम भंडारण करते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखिएगा, कृषि पद्धति याद रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब मेरा इसके बारे में हमको डीपली पढ़ना है। एक दो मिट्टी तैयार करना, बुआई के बारे में, खाद एवं उर्वरक देना के बारे में, सिंचाई के बारे में, खरपतवार से सुरक्षा के बारे में, कटाई और भंडारण के बारे में, यही इस चैप्टर में है, ठीक है। फसल जो आपका चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में, बस इसमें यही है कि मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। फिर हम लोग उसमें मिट्टी तैयार करने में जो भी कृषि औजार वगैरह आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करने के बारे में पढ़ते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। तो पूछता है कि कृषि का प्रथम चरण क्या है? तो मिट्टी तैयार करना है, ठीक है। प्रथम चरण क्या है? मिट्टी तैयार करना। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना हमारा क्या है? प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना, मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना क्या कहलाता है? कृषि का महत्वपूर्ण कार्य है। ध्यान रखिएगा, मिट्टी को
पलटना या इसे पोला बनाना, पलटने को ही हम बोलते हैं पोला बनाना, ये क्या है भाई, महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जुड़े भूमि की गहराई तक इसकी इससे क्या होती है, मतलब हम जो पलटते हैं या पोला बनाते हैं, इससे क्या होता है, इसका जो जड़ है ना वो भूमि की गहराई तक जाती है, ठीक है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी, जो पोली मिट्टी होती है मतलब भुरभुरा मिट्टी होती है, उसमें जो गहराई तक धंसी जड़ें भी जो होती है ना, वो आराम से सरलता से क्या कर सकती है, श्वसन कर सकती है। तो इसीलिए मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं भाई, पोला बनाते हैं, यानी पलटते हैं। पलटने से क्या हो जाता है कि अगर गहराई तक भी जो जड़ होगी वो क्या होगी, आराम से अपना सांस ले सकती है, मतलब श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी, मिट्टी में रहने वाले केंचुआ, जो पोली मिट्टी है उस मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करता है। तो अगर पोली मिट्टी है तो उसमें क्या होता है, पोली मिट्टी में केंचुआ और सूक्ष्मजीव की वृद्धि करने में वो सहायता करता है। केंचुआ और सूक्ष्मजीव जो है वो किसानों के क्या होते हैं, मित्र होते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि भाई किसानों के मित्र कौन होते हैं, तो केंचुआ और जो भी छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो उसको हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो केंचुआ और जो सूक्ष्म जीव होते हैं किसानों के मित्र हैं। मिट्टी में कुछ सजीव, मिट्टी में जो है कुछ सजीव, ठीक है, मिट्टी में कुछ सजीव खनिज जल तथा वायु होते हैं। तो मिट्टी में कुछ सजीव होते हैं, खनिज जल होते हैं तथा वायु होते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया जो है वो जुताई कहलाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। जुते हुए खेत में बड़े बड़े मिट्टी के ढेले भी हो सकते हैं। तो इन्हें एक पाटल के द्वारा, किसके द्वारा, पाटल, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग गांव देहात में क्या बोलते हैं, हेंगा बोलते हैं। भोजपुरी में हम लोग अपने साइड का अलग अलग, साइड का अलग है, हेंगा बोलते हैं। लेकिन इसको जब आप किताब में आइएगा तो इसको क्या बोलते हैं, पाटल बोलते हैं। तो उसी पाटल से हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो पाटल से तोड़ना आवश्यक होता है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है और यह कार्य जो है किसके द्वारा होता है, पाटल द्वारा किया जाता है। पहले जो होता था ये आपको बैलों के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब किसके द्वारा किया जाता है भाई, ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। चलो ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे पॉइंट कृषि औजार, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, कृषि औजार के बारे में पढ़ेंगे। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। सिंपल तरीका है, हम इसके पहले भी बताएं कि अच्छी अगर उपज चाहिए तो उसके लिए बुआई से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। और यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। कौन कौन सा औजार है भाई, हल है, कल्टीवेटर है और कुदाली, ठीक है। तो हल का यूज करते हैं, कल्टीवेटर का यूज करते हैं और कुदाली इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। बहुत सारे औजार के करते हैं बट इसमें से हल जो है, हल हो गया, कल्टीवेटर हो गया, कल्टीवेटर मतलब वही जो मिट्टी को पलटता है, ठीक है, और कुदाली हो गया। ये क्या होता है भाई, ये जो है आपका कृषि औजार का प्रमुख औजार है ये। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हल के बारे में। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरवाने के लिए किया जाता है। मिट्टी खुरवाने के लिए किया जाता है, देखिए मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, या पलटने के लिए किया जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। इसमें क्या होती है भाई, हल में क्या होता है, तो जो हल में होता है वो लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हल होता है उस हल में जो तिकोनी टाइप का बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल, ठीक है। हल का जो मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जो लंबी लकड़ी का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, हल सैफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हल सैफ्ट, हल सैफ्ट कहते हैं, ठीक है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। आजकल लोहे के हल आ गया है, क्यों, क्योंकि ट्रैक्टर में लोहा के ही हल है, तो वो आजकल वही जगह ले लिया। तो वो उस हल में भी आपको क्या रहता है, फाल रहता है, ये ध्यान रखिएगा। उस हल में भी ये चीज़ रहता है, फाल, ठीक है, नीचे। बस उसका मुख्य भाग जो लंबी लकड़ी का बना होता है, हल सैफ्ट, ये नहीं रहता है आजकल वाले में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम आते हैं कुदाली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुदाली के बारे में पढ़ेंगे। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल्टीवेटर।
कोदाली पढ़ लिया। अब इसके बाद कल्टीवेटर, कल्टीवेटर का यूज़ क्या करते हैं, तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से ही की जाती है। तो आजकल जो जुताई किया जाता है किसे किया जाता है, कल्टीवेटर से किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से समय तथा श्रम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कल्टीवेटर के उपयोग से क्या होती है, तो समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे, बुआई। पहले वो मिट्टी तैयार करना था, मिट्टी तैयार करने में हम लोग उतना पढ़ लिए। अब हम आएंगे किसमें, बुआई में। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण। सिंपल तरीका है कि बिना बुआई पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी। सबसे पहले तो हो गया मिट्टी तैयार करना, दूसरा क्या है, बुआई। बुआई में क्या है, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीज का चयन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी बीज बोने से पहले हमको क्या होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए और साफ एवं स्वस्थ बीज होना चाहिए। ठीक है, उसका हम लोग को चयन करना पड़ता है। और हम लोग बीज लाते हैं और लाके उसको पानी में डुबो देते हैं, पानी में रख देते हैं, और रखने के बाद सुबह में हम जो भी ऊपर आ गया होता है बीज, वो क्या है, वो खराब बीज है, तो उसको हटा देते हैं। जो नीचे रहता है बीज, वो उसको ही हम लोग बोते हैं। ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है उसको अलग करने का। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों की प्राथमिकता देते हैं। सिंपल तरीका है, जो सबसे ज़्यादा बीज उपज दे रहा होगा उसी को किसान रोपते हैं। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो अब मान लीजिए हम बुआई तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले औजार जानेंगे कि हाँ, बुआई में कौन कौन सा औजार यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले जो यूज़ करते थे, पहले हम लोग परंपरागत जो भी पहले औजार यूज़ करते थे उसे परंपरागत औजार बोलते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार जो था, कीप के आकार का होता था। कैसे होता था, कीप के आकार का होता था। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते थे, और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते थे। तो पहले क्या होता था, हम एक जगह बीज डालेंगे, उसमें 3 कीप बना होगा, और उसमें मतलब ऊपर वाले से हम बीज डालते जाएंगे, और तीनों कीप से एक एक क्या होगा, आपको बीज नीचे मिट्टी में हलते हुए चला जाएगा। ठीक है, वो कीप का आकार का होता था पहले। अब हम किसका यूज़ करते हैं, अब हम यूज़ करते हैं सीड ड्रिल का। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी पर, ध्यान रखिएगा कि इसके द्वारा क्या होता है, जो सीड ड्रिल होता है उसके द्वारा समान दूरी पर एवं समान गहराई बनी रहती है। मतलब ये जो सीड ड्रिल होता है समान दूरी पे होता है, ट्रैक्टर में जैसे हल जैसा होता है वैसे ही होता है। वहाँ से ऑटोमेटिक बीज जाते जाएगा, और जहाँ जहाँ वो रहेगा पाइप टाइप का ही, उसमें भी तो वो क्या करते जाएगा, बोते चला जाएगा, और सेम डिस्टेंस पे और गहराई भी सेम रहेगा, अलग अलग गहराई नहीं होगा। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए, और इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए भी बीजों के उचित दूरी होना क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, अब मान लीजिए कि हम उचित दूरी पे रहेगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि पौधों को क्या मिलेगा भाई, तो पौधों को सूर्य का प्रकाश मिलेगा, पोषक मिलेगा, जल भी मिलेगा, और पर्याप्त मात्रा मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। अब ये साथ साथ में घना कर दें तो पता चलेगा किसी को सूर्य का प्रकाश कम मिले, किसी को पोषक तत्व, अब आसे पास से सबको लेना है तो पोषक तत्व भी कम मिलेगा और जल भी कम मिलेगा। दूरी ज़्यादा होगा तो जल भी अच्छा पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, पोषक भी पर्याप्त मात्रा में होगा, ये सब क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तीसरा पॉइंट क्या है मेरा, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना वही पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, खाद या उर्वरक कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, खाद अलग होता है, उर्वरक अलग होता है। खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। उर्वरक जो होता है वो रासायनिक पदार्थ होता है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। उर्वरक का जो उत्पादन होता है वो फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पहला है यूरिया, दूसरा है पोटास, तीसरा है आपका अमोनियम सल्फेट, क्या है, अमोनियम सल्फेट, चौथा है सुपर फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद है एनपीके। एनपीके का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। के को हम बोलते हैं पोटेशियम, ध्यान रखिएगा, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम। पी से फास्फोरस और एन से नाइट्रोजन, ठीक है। तो फास्फोरस का जो ये होता है के होता है, ठीक है। चलिए, तो ये उर्वरक के कुछ उदाहरण हम लोग देख लिए। पूछ भी देता है कि यूरिया क्या है, उर्वरक है, खाद है।
ठीक है, ध्यान रखना। उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। अब बार बार हम उर्वरकों का यूज़ करेंगे तो वो मिट्टी कैसी हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, और यह जल का प्रदूषण का भी स्रोत होता है। ठीक है, तो ज़्यादा यूरिया वगैरह यूज़ करना, ये सब भी क्या होता है, कोई भी खेत पे लगातार आप यूरिया यूज़ कीजिए, फिर वो क्या हो जाता है, उपजाऊ नहीं रहता, वो धीरे धीरे बंजर हो जाता है। अतः मिट्टी उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण, ये भी क्वेश्चन पूछता है, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, और इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। इसके बाद है, मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। सबसे मेन क्या है भाई, सबसे मेन मेरा है फसल चक्रण। सबसे मेन क्या है मेरा, फसल चक्रण, ध्यान रखना है। क्यों, तो देखिए फसल चक्रण है क्या, यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। कहने का मतलब कि एक बार हम कुछ रोपे हैं, मान लीजिए कि एक बार हम कोई भी चीज़ बोए हैं, तो फिर सेकेंड टाइम वही चीज़ नहीं बोएंगे। मान लीजिए एक बार हम गेहूँ बोएं तो दूसरा बार उसी खेत में हम गेहूँ नहीं बोएंगे, क्या करेंगे, कोई दलहनी पौधे रोपेंगे। जैसे पहले उत्तर भारत में किसान फसीदार नहीं होगा, फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में, मतलब एक एक ऋतु में क्या उगाते थे, फलीदार चारा। फलीदार मतलब जो भी फलीदार होता था, जैसे दाल वगैरह, दलहन वगैरह ये सब होता था। ठीक है, और दूसरी ऋतु में क्या उगाते थे, फिर गेहूं या धान जो भी उगाना होता है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः क्या हो जाता था, पूरण हो जाता था, पुनः पूरण होता रहता था। ठीक है, अब हम थोड़ा जानते हैं, सबसे मेन जो इसका पॉइंट है वो है ये वाला पॉइंट, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, ये जीवाणु है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो राइजोबियम जो जीवाणु है फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पाए जाते हैं, तो लेग्यूमिनस मतलब फलीदार, लेग्यूमिनस मतलब फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो राइजोबियम करता है। कौन करता है, राइजोबियम। अब हम थोड़ा जानेंगे उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक का उत्पादन हम कहाँ करते हैं भाई, फैक्ट्री में। उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस क्या हो जाती है भाई, ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। और उर्वरक में पादप पोषक जैसे क्या क्या रहता है, तो नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है, पोटेशियम प्रचुरता में पाया जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि कहीं भी खाद छींटते हैं तो बहुत अच्छा मात्रा में उस बार वो फसल होती है, लेकिन सेकेंड टाइम वहाँ पे दूसरा कोई भी फसल रोपते हैं तो वो नहीं होती। इसलिए हम लोग उसमें सेकेंड टाइम क्या रोपेंगे, दलहनी पौधे रोपेंगे या फलीदार पौधे रोपेंगे। अब हम आते हैं खाद पे। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, सिंपल है, प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से होता है। अवशेष के विघटन मतलब क्या होता है, सड़ने से। ठीक है, तो जो भी पौधे वगैरह होते हैं सड़ते हैं तो उससे भी क्या बनता है, खाद बनता है, ध्यान रखिएगा। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है और खाद खेतों में बनाई जाती है। और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। पादप पोषक कहने का क्या मतलब, नाइट्रोजन फास्फोरस, और जो आपका नाइट्रोजन फास्फोरस और क्या था, पोटेशियम, वो जो होता है ना तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा खाद के लाभ हम लोग जान लें। तो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की जो संख्या, मतलब जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अच्छे होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या वृद्धि हो जाती है। और इससे क्या होता है, इस जैविक खाद से क्या होता है भाई, मिट्टी का जो गठन होता है ना वो सुधार होता है, मतलब मिट्टी में थोड़ा गठन आता है। ठीक है, तो वो सुधार आता है जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे फिर से उपजाऊ होता है। तो ध्यान रखिएगा जैविक खाद यूज करना चाहिए, ना कि ज़्यादा हम लोग उर्वरक का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में आते हैं, चौथे नंबर स्टेप में सिंचाई। कहाँ पे आएगा, सिंचाई। ठीक है, देखिए सिंचाई पे हम लोग आएगा। सिंचाई में क्या है भाई, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना आवश्यक है एकदम। मान लीजिए कोई भी अगर हम कोई भी बीज बोएं, बीज बोने के बाद
अगर हम उसका सिंचाई न करें तो क्या फ़ायदा है, पानी न दें तो कोई फ़ायदा है। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना आवश्यक है। सिंचाई के स्रोत में क्या है, कुएँ हैं, जलकूप है, तालाब या झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहले जिसके पास में जो भी हो, सिंचाई के स्रोत बहुत सारे चीज़ हैं, कुएँ भी हो सकते हैं, जलकूप भी हो सकते हैं, तालाब या झील आसपास में है तो उससे हो सकता है, नदियाँ हैं तो उससे हो सकता है, बांध है तो उससे होगा, नहर है तो उससे हो जाएगा, नहीं है तो फिर बोरिंग करके उससे भी पटाते हैं, सारे जगह पे तो वही होती है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का क्या होता है, अवशोषण होता है। अगर मान लीजिए कि जल का अवशोषण नहीं होगा तो जल के द्वारा ही पौधों में क्या जाता है, खनिज और उर्वरक का अवशोषण होता है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या थे, तो सिंचाई के जो पुराने तरीके थे वो थे मोटर या घिरनी। पहले हम लोग जो सिंचाई करते थे, मतलब जो जल देते थे खेत में, तो मोट या घिरनी होता था, क्या था, मोट मोट। ठीक, उसके बाद चेन पंप, ढेकली, ठीक है, उसके बाद एक होता है रहट। ठीक है, इसके बारे में किताब में अच्छे से दिए है। तो ये सब पुराने तरीके हैं, पारंपरिक तरीके हैं। लेकिन अभी क्या है, सिंचाई के आधुनिक विधियाँ क्या है, तो आधुनिक विधियाँ में सबसे पहला है छिड़काव तंत्र। कौन है, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। देखो, इस भूमि का उपयोग वहाँ किया, भले इस विधि का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे असमतल भूमि हो, बराबर भूमि नहीं हो, समतल भूमि नहीं हो, क्या हो, असमतल हो, मतलब पहाड़ी एरिया वगैरह हो गया, वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, छिड़काव एरिया का, छिड़काव तंत्र का यूज करते हैं। जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध हो वहाँ पे हम लोग छिड़काव तंत्र का यूज करते हैं। यह कॉफ़ी की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो होता है ना, कॉफ़ी की खेती के लिए छिड़काव तंत्र क्या होता है, अत्यधिक उपयोगी होता है, क्योंकि उस साइड में पानी की कमी होती है। अब हम आते हैं ड्रिप तंत्र। सेकंड मेरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल जो है बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में मिलता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ड्रिप तंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि जल डायरेक्ट जो है उसके जड़ों में, और ड्रिप हो के मतलब बूंद बूंद मतलब ड्रिप हो के हो रही है, मतलब उसको डायरेक्ट जड़ में मिलता है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रिप तंत्र बोलते हैं। फलदार पौधे, अब इससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ड्रिप तंत्र से फलदार पौधे, जो भी फलदार पौधे हैं, फल देते हैं, बगीचा, वृक्ष, जो भी वृक्ष को पानी अगर देना है तो वो कैसे देंगे, ये सर्वोत्तम तरीका होता है ड्रिप तंत्र। सर्वोत्तम तरीका क्या होता है, ड्रिप तंत्र। अब इसका अगला पॉइंट है हम लोग का खरपतवार से सुरक्षा। क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है खरपतवार सुरक्षा। खेत में कई, अब मान लीजिए पानी दिए, सिंचाई करेंगे तो सिंपल तरीका है, खरपतवार भी होगा ना, तो अब खरपतवार सुरक्षा कैसे करेंगे, तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। ठीक है, उग जाते हैं, और इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो खेत में अवांछित जो पौधे होते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा पौधे जो उग जाते हैं उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की विधि को क्या कहते हैं, खरपतवार जो होती है हटाने की जो विधि होती है वो होती है निराई। क्या होती है भाई, निराई। खरपतवार हटाने की विधि होती है निराई, ध्यान रखिएगा, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है और जिन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है। तो कुछ कुछ हम लोग रसायन का भी यूज करते हैं, जैसे 2,4-D 2,4-2D या 4D, सुमी गोल्ड, जो धान में हम लोग छींटते हैं सुमी गोल्ड, मक्का में हम लोग क्या छींटते हैं, टिंजर, वैसे ही धनु टाप। ठीक है, तो ये सब अलग अलग खरपतवार नाशी। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि 2D जो है वो क्या है, तो एक खरपतवार नाशी है, 4D क्या है, खरपतवार नाशी है, सुमी गोल्ड क्या है, तो खरपतवार नाशी है। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन बनता है। अब आगे है कटाई। क्या है आगे, कटाई। तो थोड़ा कटाई के बारे में हम लोग जानते हैं। फसल पक जाने के बाद इसे काटना कटाई कहलाती है। ठीक है, उसके बाद एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीना का समय लगता है। इसीलिए हम लोग भारत में देखिए, खासकर बिहार में देखिए, हम लोग 3 सीजन रोपते हैं, मतलब 12 महीना टोटल होता है ना, एक साल में 12 महीना होता है। तो मान लीजिए 4 महीना में अगर एक फसल हो रहा है तो हम लोग कितने फसल रोप लेते हैं, 3 फसल रोप लेते हैं। एक बार गेहूँ रोपे, एक बार गेहूँ रोप दिए, एक बार धान रोप दिए, और एक बार क्या रोप दिए, मक्का रोप दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसमें हम लोग का इतना अच्छा टाइम मिल जाता है, बिहार का इतना अच्छा मौसम है कि यहाँ पे हम लोग 3 से 4 महीने में 3 बार, मतलब एक ही खेत में हम लोग 3 फसल अलग अलग रोप लेते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने में एक फसल हो जाता है, फिर उसको काटते हैं, फिर दूसरा फसल रोप देते हैं। ठीक है, हमारे देश में
दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। दराती मतलब हंसुआ, ठीक है। कटाई के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। मान लीजिए कि अगर हम हाथ से नहीं काटते हैं और जो मशीन से काटते हैं उसे हम कहते हैं हार्वेस्टर। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसों से जो अलग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशिंग। क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। और जो इसको अलग करता है उसे थ्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रेशर। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को क्या करते हैं? फटक कर ही अलग कर लेते हैं। फटक कर कहने का मतलब होता है बिनोइंग कर। क्या करना? फटकना को हम लोग कहते हैं बिनोइंग। क्या कहते हैं? बिनोइंग। ध्यान रखिएगा। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे, अब देखिए जैसे ही कटाई होता है ना तो कहीं कहीं हम लोग पूरे भारत में अलग अलग जगह पे पर्व मनाया जाता है। जैसे क्या क्या मनाया जाता है? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या और बिहू। ये सब क्या है? कटाई के बाद का पर्व होता है। जैसे बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है? तो असम में। वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, बैसाख में, माघ में और कार्तिक महीना में। ये सब याद नहीं रखना, बस ये याद रखिए कि असम का बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ये कब मनाया जाता है भाई? तो 10 दिवसीय सितंबर माह में राजा महाबली राजा महाबली के लिए खासकर मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में। लोहड़ी पंजाब में। बैसाखी पंजाब या हरियाणा में, ठीक है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। उगादी दक्षिण भारत में। नाबन्ना पश्चिम बंगाल में। मक्कर बिलाकू कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पोम्बलांक नोंगक्रेम कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय में, ठीक। वानगाला, ठीक है। वानग्याला कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। विशु मनाया जाता है कर्नाटक में और बोनालू मनाया जाता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ये याद कर लीजिएगा। अब लास्ट पॉइंट है इसका भंडारण। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट क्या है भाई? भंडारण। देखो आप लोग कुछ नहीं करना, जितना पॉइंट है सारे पॉइंट को अच्छे से समझ समझ कर याद कर लेना है। अगर आप याद कर जाते हैं तो समझिए कि आपको इस 13 चैप्टर 35 क्वेश्चन आता है, साइंस से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए भंडारण, यदि यदि किसी फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहा और सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखना होगा। सिंपल तरीका है। मान लीजिए आप डायरेक्ट कहीं भी तो नहीं रख दीजिएगा ना, तो चूहा खा जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? नमी लगेगा, मतलब पानी वगैरह लगेगा तो खराब हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्मजीव, छोटे छोटे जीव भी उसको खराब कर देते हैं। भंडारण से पहले दोनों दानों को हम क्या करते हैं? तो दानों को हम धूप में सुखाते हैं। सुखाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। भंडारण से पहले हमको क्या करना जरूरी है भाई? धूप में सुखाना उसको जरूरी है। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण जो है हम कहाँ करते हैं? तो साइलो और भंडार गृहों में करते हैं। कहाँ करते हैं भाई? साइलो में और भंडार गृहों में किया जाता है। जब घरों में अथवा फॉर्म पर पालने वाले पालतू पशु को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है, जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पशुपालन। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हम घर वगैरह में पाल रहे हैं और यही चीज़ अगर हम बहुत बड़े पैमाने पर किसी गाय भैंस को पाल लिए तो इसे हम क्या कहेंगे? पशुपालन, ठीक है। तो ये हुआ आपका चैप्टर समाप्त, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट, अगर किसी को स्क्रीनशॉट भी लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। ये फर्स्ट आपका पेज है, ठीक है। फर्स्ट पेज हो गया, ये आपका सेकंड पेज हो गया, ठीक। ये आपका थर्ड पेज हो गया, ये आपका फोर्थ पेज हो गया, ये आपका फिफ्थ पेज हो गया, ये सिक्स पेज हो गया, ये सेवेंथ पेज हो गया, एट्थ पेज हो गया, नाइन्थ पेज, 10, 11, ठीक है। ओके, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में।